पहला टॉपिक हमारा है नी जॉइंट को लेकर। देखिए नी जॉइंट आपको ऐसा दिखेगा, घुटना किसी का भी होगा ऐसा होगा। इसकी कुछ मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको इसका स्ट्रक्चर समझाया था कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। ये ऊपर की हड्डी है, ये नीचे की हड्डी है। दो हड्डियाँ नीचे होती हैं जिसको सपोर्ट करती हैं, है ना, टिबिया और फिबुला, है ना। और ये फेमर बोन हो गई जिसमें हम विटामिन फॉर्मेशन देते हैं, है ना। तो ये जो है, अब ये जो घुटना मुड़ रहा है और सीधा हो रहा है, ये आप देख रहे हैं इसकी मूवमेंट को। तो इसको दो तरफ से, तीन तरफ से सपोर्ट किया जाता है। ये आगे से इसको जो सपोर्ट कर रहा है इसको बोलते हैं लिगामेंट, है ना। ये मेन लिगामेंट ये है इसका। ऐसे इसको सपोर्ट करता है साइड में। जैसे दो जॉइंट है, अगर मैं इन लिगामेंट को हटा दूं तो ये घुटना क्या है, नीचे गिर जाएगा, है ना, क्योंकि इसको सपोर्ट नहीं है। तो ये मेन लिगामेंट हो गया, ये साइड वाले लिगामेंट हो गए, है ना। एक इधर लिगामेंट हो गया, एक इधर लिगामेंट हो गया। ऐसे पीछे भी लिगामेंट है, आप ये देखेंगे यहाँ से है। इसको अंदर से भी जोड़ते हैं लिगामेंट, ये टेंडेंस कहलाते हैं। मतलब छोटे छोटे लिगामेंट होंगे तो वो टेंडेंस कहलाएंगे, बड़े होंगे तो वो लिगामेंट कहलाएंगे वो पार्ट। अब इसके बीच में एक नीला सा आपको दिखाई दे रहा है, एक रबड़ सी नज़र आ रही है नीली सी, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। ये साइनोवियल फ्लूइड है जो कि यहाँ की बोन्स से बनता है। यानी कि ये जो आपकी घुटने की बोन्स हैं जो लोअर वाली हैं, यहाँ से ये फ्लूइड सिक्रीट होता रहता है, जिसकी वजह से इन दोनों घुटने के यानी कि ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी में गैप बना रहेगा। जब ये नीला वाला पार्ट गायब होना शुरू हो जाता है, घिसना शुरू हो जाता है, और इस फ्लूइड को बनाते हैं कार्टिलेज, है ना। वो इसके ठीक ऊपर, यानी कि ये बोन हो गई, बोन के ठीक नीचे यहाँ जो एंड पार्ट होगा ये कार्टिलेज पार्ट है। तो कार्टिलेज पार्ट इसको कवर करके रखते हैं बोन्स के ऊपर, यानी कि एक लेयर है जिसको लैमिनेशन बोल सकते हैं। अगर कार्टिलेज घिस जाएगा तो डायरेक्ट क्या है कि हड्डी आ जाएगी, इधर का कार्टिलेज घिस गया, इधर का कार्टिलेज घिस गया, और बीच में से साइनोवियल फ्लूइड गायब हो गया, तो ये आपस में टकराएंगे और उस समय पर बहुत भयंकर पेन होगा, है ना। तो बोन्स के ऊपर कवरिंग जो है वो कार्टिलेज की है, इसके ऊपर कार्टिलेज है, इन कार्टिलेज के बीच में क्या है, साइनोवियल फ्लूइड है, और इनको जो रस्सी जोड़ती है उसे क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। यही इसका सिंपल स्ट्रक्चर है। अब इसमें से कोई किसी भी चीज़ में दिक्कत आ सकती है, जैसे हो सकता है लिगामेंट टूट गया हो, कई लोगों को एक्सीडेंटल हो जाता है, कोई गिर जाता है, घुटने के बल गिर जाता है, फिसल जाते हैं, तो लिगामेंट टियर आ सकता है। उसमें रिपोर्ट में भी लिखा होता है लिगामेंट टियर है। यहाँ का लिखा होगा तो यहाँ के बारे में लिखा होगा, फ्रंटल लिखा होगा, बायलैटरल लिखा होगा तो यानी कि इधर का हो गया है, साइड का हो गया है। तो जो लिखा हुआ है हमारे को लिगामेंट के लिए, जैसा हमें पता है कि इंजरी के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं कि जो भी अंदरूनी चोट है, और ये किसी भी दूसरी चीज़ से ठीक नहीं होगी, इसके लिए डॉक्टर सीधे आपको ऑपरेशन के लिए बोलेंगे, क्योंकि लिगामेंट ठीक नहीं होता, केवल इसको रिपेयर करा जा सकता है। रिपेयर भी हम न्यूरोथेरेपी से अपने फॉर्मूले से करते हैं, और ऐसे हमने 5-6 केसेस ठीक किए हैं जिनको डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो न्यूरोथेरेपी से आज वो 5-6 पेशेंट जो हैं लिगामेंट इंजरी वाले बिल्कुल 100% अपना काम कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन की कोई भी नौबत नहीं आई। तो लिगामेंट का काम हो गया। इसके पीछे, इसके बीच में चाहे लिगामेंट कहीं पर भी इंजरी हुई है, हम इंजरी का फॉर्मूला जे हेपरिन फॉर्मूला, हमारा न्यू जे हेपरिन फॉर्मूला, हमारा 125 DCC फॉर्मूला, यही रिपेयरिंग के लिए काम आएंगे। दूसरी प्रॉब्लम आ सकती है इस साइनोवियल फ्लूइड की। साइनोवियल फ्लूइड का मतलब है कि आपके बोन्स के जो सेल हैं वो उसको साइनोवियल फ्लूइड को नहीं बना रही, तो उसके लिए न्यूरोथेरेपी में एक फॉर्मूला है वेटर प्लस न्यूगॉल। वेटर प्लस न्यूगॉल आपके साइनोवियल फ्लूइड को दोबारा बना सकते हैं। वेटर प्लस न्यूगॉल नए सेल्स को बनाते हैं, वेटर प्लस न्यूगॉल नए टिश्यूज को बनाते हैं। तो ये हड्डी क्या है, सेल है ना। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, ऑस्टियोप्रोसेस, ये सब क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब जो वे सेल जो हड्डी को बनाती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब है जो हड्डी को खाती हैं, है ना। तो हड्डी खोखली होनी शुरू हो जाती है। ऑस्टियोप्रोसेस का मतलब है हड्डी खोखली हो रही है, हो चुकी है, तो ऑस्टियोप्रोसेस हो गई। इसकी भी अलग अलग कंडीशन होती है, सीवियर है, माइल्ड है ना, या अभी हुई है, तुरंत ही हुई है। तो दूसरी जो प्रॉब्लम मैंने बताई कि साइनोवियल फ्लूइड नहीं बन रहा, तो साइनोवियल फ्लूइड नहीं बनेगा तो उसमें एक्सरे क्या आ जाएगा कि ये दो घुटने पास पास आ जाएंगे और बीच में से गैप खत्म हो जाएगा, गैप खत्म हो जाएगा। अब उनको चलते समय बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि जैसे ही ये घुटने को मोड़ेंगे यहाँ घुटना टकराएगा। अगर ये ऊपर होता तो ये आराम से मुड़ पाता ना, तो ये आराम से मुड़ सकता है। तो इस समय पर अगर साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाए तो ये टकराना शुरू कर देते हैं, जब टकराएंगे तो पेन होगा। तो ऐसे पेशेंट को चलते हुए बहुत दर्द होता है ना।
10 कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय पर हमें पहले वही कॉन्सेप्ट में ध्यान करना है। जो भी मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ये थर्ड स्टेप है, जो भी मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ये थर्ड स्टेप का है। फर्स्ट 2 स्टेप तो हमारे फिक्स हैं कि पहला पेन पॉइंट्स पे काम करना है, दूसरा उसके एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करना है। पहला पेन पॉइंट्स पे काम करना है, दूसरा एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करना है, तीसरा जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ डिजीज के हिसाब से कि अगर लिगामेंट में इंजरी हुई है तो हम इंजरी का फॉर्मूला देंगे, जे हेपरिन देंगे, न्यू जे हेपरिन देंगे, 125 DCC फॉर्मूला देंगे, इस तरीके से देंगे। अगर साइनोवियल फ्लूइड नहीं बन रहा है तो वेटर प्लस न्यू गॉल फार्मूला चला जाएगा। तीसरी कंडीशन में फर्स्ट 2 कंडीशन कंप्लीट करने के बाद तीसरा एक और दिक्कत हो सकती है कि इसके कार्टिलेज घिस गए। अभी तो साइनोवियल फ्लूइड की दिक्कत थी, ये कार्टिलेज भी घिस गए। तो कार्टिलेज घिस गए तो 2 चीज़ें हैं कि पेन बहुत ज़्यादा है, तो पेन के लिए वहाँ पर रिपेयरिंग करनी है तो इंजरी का फॉर्मूला पहले जाएगा, इंजरी के फॉर्मूले के बाद में फिर हमारा वेटर प्लस न्यू गॉल जाएगा। पहले इंजरी का फॉर्मूला जाएगा कार्टिलेज घिसने पर, फिर वेटर प्लस न्यू गॉल जाएगा। और इसमें एक हमारा और फार्मूला आ जाता है स्टेम सेल ट्रीटमेंट। स्टेम सेल ट्रीटमेंट नए सेल्स को, नई चीज़ को दोबारा से बनाने के लिए यूज़ होता है ना, यानी कि नए सेल वहाँ पर डेवलप करने हैं, टिश्यूज़ नए बनाने हैं, लिगामेंट नए बनाने हैं, आपके कार्टिलेज नए बनाने हैं, तो हम स्टेम सेल ट्रीटमेंट और वेटर प्लस न्यू गॉल और इंजरी का हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा इसमें आता है ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स के अंदर हार्मोनल समस्या की वजह से हो सकता है, मेल के अंदर ये डीजेनरेटिव चेंजेस हो जाता है, यानी कि आपकी हड्डी धीरे धीरे घिसने शुरू हो जाती है। तो अगर फीमेल के लिए अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फार्मूले को भी आप अप्लाई करेंगे, यानी कि अगर हड्डी घिस रही है किसी फीमेल की, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और साथ में हम 125 DCC का इस्तेमाल करेंगे। साथ में उसको नारियल पानी पीने के लिए बोलेंगे, साथ में उसे ये भी बोलना है कि आधे घंटे आपने धूप में बैठना ही बैठना है, सुबह की धूप में बैठना ही बैठना है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जो भी घुटने के पेशेंट आपके पास आते हैं उनको सुबह की धूप में बैठना कंपलसरी है, इतना ही कंपलसरी है जितना हम लोग ट्रीटमेंट के लिए कंपलसरी है ना। तो ट्रीटमेंट आपका 1.25 DCC चला जाएगा और इसमें जे हेपरिन चला जाएगा, न्यू जे हेपरिन चला जाएगा। ये सब कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने वाले फॉर्मूले हैं। तो कैल्शियम को इनटेक भी करना है, यानी कि आपको डाइट में कैल्शियम को रखना भी है, तो इसके लिए हम नारियल पानी सबसे बेस्ट है। और नहीं तो आप कैल्शियम के लिए बहुत सारी चीज़ें जैसे तिल है, सफ़ेद तिल है, उसके कुछ प्रोडक्ट ले सकते हैं। सिंघाड़े का आटा बेस्ट है, रागी का आटा सबसे बेस्ट है इसके लिए, कैल्शियम के लिए। तो इस सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। साथ में विटामिन डी के लिए धूप में बैठना कंपलसरी है। तो इस तरीके से आप ऑस्टियोपोरोसिस पर काम कर सकते हैं। एक और कंडीशन ये आ सकती है जैसे रूमेटिक अर्थराइटिस लिखा हुआ है, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी लिखा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, यानी कि हड्डियों में स्वेलिंग होना। और कहाँ की हड्डी में? घुटने की हड्डी में स्वेलिंग हो गई है। तो घुटने की हड्डी में स्वेलिंग हो गई है तो उसमें हमें इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट का भी इस्तेमाल जाएगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी यानी कि इस बीमारी का इलाज हमारे इन्फ्लामेशन से चालू होगा, क्योंकि जब तक स्वेलिंग खत्म नहीं होगी, जब तक इंटरनल स्वेलिंग खत्म नहीं होगी, तब तक उसका दर्द कम नहीं होगा। कोई चीज़ फूल गई है, स्वेलिंग कर गई है, तो उसको पहले बिठाना पड़ेगा, तब जाकर मूवमेंट वापस आएगी, है ना। तो पहले इन्फ्लामेशन को ख़त्म करेंगे। तो इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट हमारे पास है। जी हेपरिन फार्मूला बहुत अच्छा है। घुटनों के दर्द में हम जी हेपरिन का इस्तेमाल करें तो और भी अच्छे फ़र्क आते हैं। ऐसे ही हमारा ओ हेपरिन है, ये भी घुटनों के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी में इस तरीके से करेंगे। रूमेटिक अर्थराइटिस है, यानी कि सभी जोड़ों में दर्द है, घुटने में भी है, तो फिर हमारा ट्रीटमेंट चला जाएगा सबक्लेवियन प्लस न्यू स्टार मॉडिफाइड फार्मूला, फास्ट ट्रीटमेंट और ऑल जॉइंट घिसाई के साथ में मुखादोती, यानी कि RA पॉजिटिव है पेशेंट का, और RA पॉजिटिव में पेशेंट को सभी जोड़ों में दर्द होगा, साथ में घुटनों में भी होगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा ट्रीटमेंट जाएगा वो हमारा सबक्लेवियन, न्यू स्टार मॉडिफाइड फार्मूला, ऑल फास्ट ट्रीटमेंट, ऑल जॉइंट घिसाई और मुखादोती जाएगा। तो इस तरीके से हम घुटने के ट्रीटमेंट का इलाज कर सकते हैं, यानी घुटने में कोई भी समस्या हो तो हम इसका इलाज कर सकते हैं। इनमें से कोई और समस्या आपको लगती है कोई ये भी समस्या हो सकती है तो पूछ सकते हैं, मैं उसका इलाज बताता हूँ।
और तीसरे स्टेप में जो मैंने ये फॉर्मूले बताए हैं इनका इस्तेमाल करेंगे। आपने क्वेश्चन करा कि जब बच्चे छोटे होते हैं उनके पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो वो लैक्स हो सकते हैं, यानी कि ऐसे हो जाते हैं, कईयों के अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि हड्डियों की शेप 2 बार बदलती है जीवन में। आपकी हड्डियों की शेप 2 बार बदलती है। पहला कि जब वो ग्रोइंग एज में होंगे, दूसरा जब वो ओल्ड एज में हो जाएंगे, यानी कि डीजनरेशन होगा। तो डीजनरेशन यानी कि ओल्ड एज, यानी कि बुजुर्गों के टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं पैर, या बच्चों के हो सकते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से उनको रीशेपिंग हो तो उनका कैल्शियम लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनके उठने और बैठने का तरीका ठीक होना चाहिए। यानी कि अगर वो गलत तरीके से लंबे समय तक बैठने की आदत हो गई है बच्चों को तो फिर टेढ़े मेढ़े जा सकते हैं। दूसरा, उनका कैल्शियम लेवल डाउन है, विटामिन डी कम है, तो हड्डी जब ग्रो करेगी तो जैसे उसके ऊपर दबाव पड़ेगा तो वो उस शेप में बदल जाती है। तो हड्डी मजबूत बने, अच्छी बने, तो उसके लिए पेट का ठीक होना, कैल्शियम का ठीक होना, विटामिन डी का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर ऐसा हो गया है तो उसका एकमात्र यही है कि उसकी एक्सरसाइज करें प्रॉपर तरीके से। जिधर चली गई है तो उसके उल्टा उसकी एक्सरसाइज करनी है। अगर इधर मुड़ गया है तो यहाँ से वो सारी एक्सरसाइज करनी है जो इधर की तरफ वापस लेकर आए, है ना। कोई पैर ऐसे चला गया है तो इसको वापस ऊपर की तरफ लेकर आने के लिए जितनी भी एक्सरसाइज है वो काम करनी है। अगर हमें लगता है कि कोई कपड़ा बांधना है, कोई चुन्नी बांधनी है, कोई पट्टी बांधनी है, तो वो भी हमें करना चाहिए। उसको सीधा करने के लिए उसकी मसाज करनी चाहिए तेल से, है ना। तो उससे क्या है कि उसके वहाँ के टिश्यूज दोबारा से जनरेट होंगे, उनमें ताकत आएगी और हड्डी धीरे धीरे सीधे ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। सर, एक पेशेंट